सो हे चैम्प्स, आज हम एक रिसर्च बेस्ड प्रूवन स्टडी सिस्टम देखेंगे जो 110 प्लस मार्क लाने में साइंटिफिकली इफेक्टिव और टाइम एफिशिएंट है। ये स्ट्रेटजी में पास्ट पेपर, सिलेबस एनालिसिस और प्रेडिक्टिव ट्रेंड के बेसिस पर बनाई है, यानी लॉजिक प्लस डेटा, एग्जीक्यूशन प्लस ऑल कंबाइंड है। सो ये वीडियो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस वीडियो में हम एक जनरल टिप्स देते हैं और यहाँ हम ऐसी चीज़ें करेंगे जो शायद ही आपको कोई मेंटोर नहीं बताता। सो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आपका सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि सिलेबस ब्रेकडाउन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जब तक आप सिलेबस का ब्रेकडाउन नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है। टॉपिक की इंपॉर्टेंस देखेंगे 0% बेस पे, परसेंटेज बेस पे, और वीकली प्लानिंग मैट्रिक्स हम आपको बताएंगे, मंथली प्लानिंग मैट्रिक्स बताएंगे। ये आपकी लास्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आप ड्रॉपर हैं। बिगिनर है तो उनके लिए मैं बताता रहूंगा, और जो 12th पास है उनके लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूँ, जल्दी ही आ जाएगी। इसमें प्रैक्टिस प्लस इवोल्यूशन साइकिल में बताऊंगा, और एरर कलेक्शन प्लान कैसे क्या करते हैं। ये मतलब बिल्कुल साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड है। ठीक है। ये आप मतलब पूरा यूट्यूब से रिसर्च कर लें, वहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। तो साइंटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे सबसे पहले सिलेबस का, कि सबसे पहले हमारे पास बायो होता है, आपको पता है 45% क्वेश्चन जो होते हैं हिस्टोरिकली कोर एनसीईआरटी से आते हैं, आपको पता है ये बात, और पैटर्न के टॉपिक्स पे आते हैं, यानी कि ये नहीं कि कहीं रैंडम से आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैचेस में वो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं एनसीईआरटी पे। और तो इसका मतलब हमारे हिसाब से वो टाइम वेस्टिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा क्लास पढ़ाएंगे उसको, है ना। इट इज़ अ वेरी बुलशिट थिंग्स, हमको ये लगा। एंड केमिस्ट्री की बात करूँ, 25% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्सेप्चुअल प्लस फिजिकल में आपको पता है न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है। ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस तरीके से पेपर डिजाइन होता है। ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो 20% फॉर्मूला प्लस पैराग्राफ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ना ही टफ और ना ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होता है। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो 10% सबसे स्कोरिंग पार्ट माना जाता है, सबसे सबसे स्कोरिंग एरिया है ये हमारा इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं, पीसीबी से सबसे इजी है। अगर आपने फिजिक्स में अच्छा मार्क नहीं किया, लेकिन अगर दोनों में मार्क अच्छे कर लिए, दैट्स व्हाई यू विल सिलेक्टेड। तो मैंने 2022 से लेकर 2025 का एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एक फ्रीक्वेंट पेपर एनालिसिस किया है, वो मैं आपके वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि रिपीटेबल क्वेश्चंस आते हैं, सेफ क्वेश्चंस रहते हैं, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जो आपको पता है पीसीबी। इवन मैंने पीसीबी का लेवल भी बता रखा है, क्या रहेगा क्या नहीं, वो आप मेरी वीडियो मैंने बनाई है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। एंड पीसीबी को कैसे पढ़ें वो भी मैंने बताया है। सो सब कुछ आप देख सकते हैं। सो आगे मैं बात करूँ मॉड्यूल स्ट्रक्चर। सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 की मैं बात करूँगा, जो हाई वेटेज चैप्टर है, पहले उनको आपको सेग्रीगेट कर लेना है, बिकॉज़ सेग्रीगेट करेंगे तभी जाके पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो आपको लगेगा यार इतना सिलेबस है, हाउ टू वी रीड, है ना? सो मॉड्यूल नंबर 2 देखें तो मीडियम वेटेज चैप्टर है, बहुत सारे कुछ मीडियम वेटेज चैप्टर हैं, वो भी मैं अभी बताऊँगा। उनको भी आपको एक अलग लिख लेना है और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 देखें तो लो वेटेज जो होते हैं चैप्टर, उनको मैं ऑप्शनल रखूँगा, लेकिन हाँ, उनको भी करना है। एक कमेंट आया था कि वो बता रहे थे कि अगर मैं सर लो लेवल चैप्टर हैं, उनको अगर मैं ना करूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? भाई ये बिल्कुल एंश्योर है कि आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन क्या ही रहेगा जब आप अगर वो चैप्टर पढ़ भी लेंगे, कहीं एक दफ़ा क्वेश्चंस भी दिख जाए आपको, तो क्या मतलब है ना? तो पढ़ लेना चाहिए हमारे हिसाब से, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। मॉड्यूल नंबर 1 ए की बात करें तो हाई डोमिनेंस जो है, कोर कॉन्सेप्ट पहले मैं बात करूँगा। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, लाइक सेलुलर बायोलॉजी में 3 चैप्टर होते हैं, आपको पता है ये बात। एंड उसमें से एक चैप्टर है जो मीडियम लेवल पे मैंने इसको रखा है। पहले आपको सेलुलर बायोलॉजी कर लेना है, फिर ह्यूमन फिजियो, फिर प्लांट फिजियो, फिर इकोलॉजी, फिर जेनेटिक्स। इट इज़ अ हाई डोमिनेंस चैप्टर, प्लीज़ इसको पहले आपको करना है। ठीक है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो पहले पीरियोडिक टेबल कर लें, केमिकल बॉन्डिंग कर लें, जीओसी कर लें, मोल कॉन्सेप्ट कर लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लें, और सॉल्यूशन कर लें, एंड डीएफ ब्लॉक्स कर लें, एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कर लें, बिकॉज़ एनी हाउ एट लीस्ट आपको ये चैप्टर करने हैं एनी हाउ। लाइक मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स सबसे फोबेटिक सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। बहुत लोग कहते हैं कि यार हमको फिजिक्स नहीं आती, मैं कैसे करूँगा? तो वो आप जब तक फिजिक्स को टाइम नहीं देंगे तो कैसे आएगा भाई? मतलब आपके बैच में भाई इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्या ही मतलब है भाई? जब तक बेसिक मतलब समझ रहे हो कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वो इतना डीप में चले जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। भाई पहले बेसिक क्लियर कराओ। जो बहुत फ्रेशर बच्चे जो बैच खरीदते हैं ना, उनका बेसिक क्लियर नहीं हो, लेकिन वो तैयारी में लग जाते हैं। इसीलिए उनके ड्रॉप पे ड्रॉप जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? उनको बेसिक ही नहीं पता। तो फिजिक्स में मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूँ, एनएलएम की बात करूँ, काइनेमेटिक्स की बात करूँ, मैकेनिक, अब जिस बच्चे के अगर न्यूमेरिकल नहीं बनते तो उसको मतलब है कि उसको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता। है ना? तो कैसे करेगा भाई? मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है। अब बहुत लोग तो कहते हैं हमेशा चैप्टर ही बदलते रहते हैं। भाई हर एक बच्चे के अनुसार ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है? बताता हूँ मैं सब वही हूँ, लेकिन आप ध्यान उस पे देते कि यार चैप्टर बदलते रहते हैं, ये मतलब नहीं। मॉड्यूल बी देखें अगर, मीडियम वेटेज चैप्टर पहले क्या करेंगे, बायोलॉजी में सबसे पहले रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स, तो ये सारे चैप्टर आपको कर लेने हैं। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, हैलोजन, सैलोलिन एंड कीटोन्स, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है एनी हाउ करके, ठीक है? पहले इन पर ध्यान देना है, हाई डोमिनेंस और लो डोमिनेंस चैप्टर पे, ठीक है? फिजिक्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप हीट, थर्मो, वेव्स, ऑसिलेशन एंड करंट विद इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे चैप्टर आपको कैसे भी करके कर लेना है, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस एग्ज़ाम।
ना मॉड्यूल नंबर 3 की मैं बात करूँ जिसको हम सी बोल रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें इंग्लिश ग्रामर रहता है, आपको पता है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको कर लें और हाँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पता है आपकी बैच में लगभग 20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मैं 120 क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक टॉपिक्स पे। हर एक टॉपिक पे मैं 120 क्वेश्चन करा रहा हूँ। सो प्लीज़ इतना भाई कोई बैच में नहीं कराया जाता, मैं ये दावा दे रहा हूँ आपको। ठीक है? टेंसेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराए हैं टेंस के, एक बार मेरी सीरीज़ देखना। ठीक है, प्लेलिस्ट की। वॉइस मैं कराने वाला हूँ जल्दी, नरेशंस, वोकैब, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले करना है। हालाँकि मैं इनका आप बैच किसी बैच में इनरोल हैं अगर, तो आपको तो ये पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करा रहा हूँ भर-भर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इतने क्वेश्चंस हैं ना आप कर नहीं पाएँगे। इवन एग्ज़ाम तक मैं लगभग आपको मैं ये बता रहा हूँ 7000 क्वेश्चंस करा दूँगा, ये मैं बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट मिला के। ठीक है? नर्सिंग एटीट्यूड की मैं बात करूँ तो नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक हेल्थ केयर, हाइजीन, बिहेवियरल साइंस, इम्यूनाइजेशंस, फर्स्ट एड एंड डिजीज़, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना। अब मैंने आपको जो सिलेबस है उसका सेग्रीगेशन बना दिया, 2-3 प्रकार में, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी में बता दिया। अब ये तो आपने कर लिया, अब दिमाग में एक सवाल आता है कि यार पढ़ें कैसे? हाउ टू स्टडी? तो सबसे पहले आप किसी भी बैच में इन्वॉल्व हैं तो लेक्चर लेंगे। लेक्चर लेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, इसका मतलब रीड करेंगे पहले। ठीक है? फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएँगे और नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, उनको समराइज़ फॉर्म में नोट्स बनाने हैं, याद रखना। ये जो तो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इधर देखना ध्यान से, आर, एस, आर और एम। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। यही पिलर्स हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएँगे। ठीक है? तो भाई पहले लेक्चर लेते हैं आप बैच में, तो उसको रीड करिए बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं वो भी रीड करिए अच्छे से। नोट्स बना रहे हैं लेकिन समराइज़ फॉर्म में नोट्स बनाएँ, क्योंकि साथ-साथ अगर समराइज़ फॉर्म में नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अब वो टाइम नहीं है कि आप पहले बैच में लेक्चर ले लें, नोट्स बना लें इतने मोटे-मोटे, फिर जाके क्या मतलब रहेगा इसका भाई? टाइम वेस्ट करेंगे अपना, है ना? तो नोट्स पहले बनाते चलना है, वो भी समराइज़ फॉर्म में। 10 पेज का चैप्टर है तो उसको 1 पेज में रखने की औकात करो। ऐसे नहीं, वो आपको याद होना चाहिए लॉन्ग टर्म में दोस्त। रिवीजन करना है, आपको पता है कि हमारा जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन के, इनवर्सली होता है रिसोर्सेज से। जितना ज़्यादा अपना रिवीजन पढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ क्यों करना है वो भी मैं आके आपको बताता हूँ। तो मेमोरी रिटेंशन के लिए आपको मेमोराइज़ करना है, जिससे देखो एग्ज़ाम में आपको एक पता है ना एक बात, कि हम सब कुछ तो लेके नहीं जाते, अपना दिमाग ही लेके तो जाते हैं वहाँ पे। तो कोई भी चीज़ आपकी मेमोरी में रिटेन नहीं है तो कैसे कर पाएँगे? ठीक है? फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें कर लेना, तो मेंटेन्स योर शॉर्ट नोट्स। मैंने देखो अलग से शॉर्ट नोट्स पे काम किया। व्हाई? बिकॉज़ इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस आपका डाउन पता कब होता है? जब आपका डिफ्यूज़ कंटेंट होता है। डिफ्यूज़ कंटेंट का मतलब ये कि बिखरा हुआ कंटेंट। इतना सारा, कहीं फिज़िक्स के ये चैप्टर पढ़े हैं 10-10 पेज के, 20-20 पेज के, केमिस्ट्री के ये चैप्टर पढ़े हैं 20-20 पेज के, उनको मैं समराइज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए आप कन्फ्यूज़ होते हैं दोस्त। इसीलिए कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जब आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं होगा। कन्फ्यूज़ कौन होता है? जिसका जो कंटेंट है वो समराइज़ नहीं है, डिफ्यूज़ कंटेंट है, तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो अगर कन्फ्यूज़ नहीं रहना, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको समराइज़ करना पड़ेगा कंटेंट को, उसको कन्वर्ट करो 2, 3, 4 पेज में, जैसा है चैप्टर वैसे उसको कन्वर्ट करो। ठीक है? फिर डिफ्यूज़ कंटेंट जितना भी पढ़ा है उसको क्या करना है, आपको समराइज़ करना है, वो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? फिर रिसोर्सेज़ की बात करूँ, सीटीसी एवरी सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीटीसी एवरी सब्जेक्ट क्यों? बिकॉज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड। व्हाई एनसीईआरटी बेस्ड? बिकॉज़ एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको बताएँगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज़ दुनिया में मतलब इतना टेक फास्ट चल रहा है, वो रैंडम क्वेश्चंस कहीं से उठा लाते हैं। अगर मैं उनके सहारे रहता तो मेरा भी आज सिलेक्शन नहीं होता। व्हाई? क्योंकि हमारे हिसाब से वो चैप्टर जो वो क्वेश्चन जो कराते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है ही नहीं। पेपर तो पूरा, अगर आप यूपी सीनेट की ऑफिशियल साइट पे जाएँगे तो वो पूरा बोलता है कि भाई हम एनसीईआरटी से पेपर लेते हैं। तो आप कैसे एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं? एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लगाने हैं। तो बायो के लिए मैंने आपको बताया, और मैं इसके लिए सीरीज़ भी चला रहा हूँ, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। एनईपी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रीमियम क्वेश्चंस डिफाइन कर रहा हूँ। इवन जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेक्शन मैं चला रहा हूँ सीरीज़, उसमें मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। जो प्योर जो चैप्टर वाइज़ चल रहा हूँ वो प्योर 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। और इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चंस शायद ही आपने किसी बैच में देखे होंगे। तो बिल्कुल प्रीमियम क्वेश्चंस हैं यार, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप बैच में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ से कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बनाते रहें और यहाँ प्रैक्टिस के लिए और गाइडेंस के लिए अपने भाई को फॉलो कर लें। ठीक है? रिसोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो अच्छा, बहुत लोग रिसोर्स तो मतलब कितने घंटे, देखो रिसोर्स तो मैंने आपको बताया कि ये सारे रिसोर्स हैं, लेकिन अब हमको कितने घंटे किस पर काम करना चाहिए? ठीक है? कितने किस सब्जेक्ट पर कितने घंटे काम करना चाहिए? इंटेंसिटी इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट, मच मोर ड्यूरेशन। व्हाई? बिकॉज़ एट लीस्ट आपको 6 आवर रियल प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने एक रेशियो बना रखा है, उसके हिसाब से आपको रियल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कितने भी बैच में कितने भी लेक्चर अटेंड कर लें, लेकिन आप रियल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिसको हम सेल्फ स्टडी बोलते हैं, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। देखो सबसे पहले क्या,
3 घंटे फिजिक्स आपको लगाना है या 3 घंटे फिजिक्स पूरा देना ही देना, अगर वीक है तो ज़्यादा और टाइम दो, ठीक है? 2 घंटे एटलीस्ट आपको केमिस्ट्री, 1 घंटे बायो, 1 घंटे एनएपी, 1 घंटे इंग्लिश ग्रामर। लेकिन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें क्योंकि हमको पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत वीक है बिकॉज़ वो टाइम ही नहीं देना, मतलब उनको एक राइट गाइडेंस नहीं मिला और उनको पढ़ाने वाला टीचर भी अच्छे से नहीं मिला और ना ही उनको ये बताने वाला मिले कि ये प्रोसेस होता है, इसको ऐसे फॉलो कियो और उसी हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। मैंने वो वीडियो बना रखी है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएँगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स समझ नहीं आना आती, कैसे करें, वो भी मिल जाएगी वीडियो आपको, ठीक है? हार्ड सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, करो इफ यू विल नॉट इन्वेस्ट इन द हार्ड सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो देन फर्दर ब्रेन डेवलपमेंट इज़ नॉट अकर, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट आपका नहीं होगा। मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको ये करना पड़ेगा। कहीं खुदा ना खास्ता अगर इस साल पेपर मॉडरेट चला गया और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बना दिया तो आप क्या करेंगे? उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। किस लिए मैंने बोला है किस लिए मैंने बताया? क्योंकि फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, इससे देखो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे टफ सब्जेक्ट में उससे ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा। अच्छा भाई कितने क्वेश्चंस लगाने हैं? देखो अगर मैं दिन की बात करूँ तो लगभग 120 दिन बचे हैं। ऑन ऑन एन एवरेज देखूँ तो 120 दिन बचे हैं टोटल, मैं बता रहा हूँ। 120 नहीं दिन, मगर मैं 100 दिन भी मान लूँ, ये मैंने 120 दिन बताया, 100 दिन भी अगर मैं मान लूँ, तो फिजिक्स के आपने पता चला 10 क्वेश्चन्स लगाए, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लगाए, 30 बायो के 30 क्वेश्चन लगाए, इंग्लिश ग्रामर के आपने 10 क्वेश्चन्स लगाए, एनएपी के आपने 10 क्वेश्चन लगाए ऑन डेली बेसिस। कहाँ पर? डेली बेसिस पर। तो हमारे हिसाब से 80 क्वेश्चन्स बना पाँचों सब्जेक्ट का। तो टोटल क्वेश्चन्स अगर हम देखें 120 गुणे 80 क्वेश्चन तो लगभग 9600 क्वेश्चन्स आपके बन जाएँ। इतने कोर्सेस मेरे भाई आपको लगाने हैं, अभी भी टाइम। भाई तुम क्या समझते हो एक शॉर्टकट होता है? नहीं, करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस। सो इफ यू विल डू देन यू गॉट टॉप रैंक। अगर आप इतने क्वेश्चंस लगा देते हैं तो मैं ये लिख के कह रहा हूँ कि इस साल भी तुम्हारी रैंक आएगी, इस साल भी तुम सेलेक्ट होगे। लेकिन इतने क्वेश्चंस आप लगाते ही नहीं, आप रैंडम कहीं से कोई वीडियो आ गई आपके पास, वो देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ मॉक टेस्ट प्लस एरर कॉपी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यही आपकी फीडबैक बताएगा कि आप किस ट्रैक पर हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है? आगे मैं बात करूँ तो आपका देखिए किस लिए जो मॉक टेस्ट होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट तभी बढ़ेगा जब आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएँगे और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और उसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब होता है एनालिसिस और प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है राइट एरर, ठीक है? एरर करो कि क्यों क्वेश्चंस गलत है। पहले तो पोस्टमार्टम करो कि क्वेश्चंस का सीन क्या था, क्यों गलत है। ठीक है? उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस कैसे कर सकते हो, आप कैसे चेक कर सकते हो? पहले देखो उसमें एलओसी तो नहीं है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, एलओटी लैक ऑफ टाइम, एसएमएस सिली मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें देखो पहले कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में ये सारा डिसऑर्डर तो नहीं है हमारे अंदर, इस वजह से तुम्हारे नंबर कम नहीं आ रहे हैं। अगर ये सब है, इसी वजह से आपके कम नंबर आते होंगे। फिर उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखो, क्यों राइट एरर लिखो उसके और क्यों देखो कि क्यों क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है? तभी जाके आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। जब अगर आपको इम्प्रूवमेंट बढ़ाना है तो पोस्टमार्टम को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चंस का। प्रिस्क्रिप्शन तो लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ भी प्रिस्क्रिप्शन लिखो और कॉलेज में आके भी प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है? आगे मैं बात करूँ, अच्छा 4 मंथ का मैं एक्सक्यूज़न प्लान देने वाला हूँ। एक्सक्यूज़न जो प्लान है, रेज़ोल्यूशन जो मैंने कर लिया, एक्सक्यूज़न देखते हैं पहले। मंथ 1 में देखूँ तो पहले आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? देखो कुछ भी खत्म करो, शिद्दत से खत्म करो। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब तक आप ज़िंदा हैं ना, तो तब तक आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें आना तय है, एक परीक्षा और एक बीमारी। और इंसान क्या करता है ना, जब परीक्षा आती है तब वो जितना हो सकता है वो उतनी ज़्यादा मेहनत करता है। अगर मैं बोल दूँ आपसे कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप कहेंगे कि यार कल एग्ज़ाम है तो आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि मैं वो बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम पे आप इतना एफर्ट मारेंगे, इतना एफर्ट मारेंगे जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन अभी एफर्ट नहीं मारे। क्यों? क्योंकि आप एक होप में हैं। एक बच्चा था वो बोल रहा था कि RWP बैच आएगा तो मैं 1 जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। भाई जो इंसान साल के 7 महीने बर्बाद कर सकता है, तो आने वाले भी महीने वो भी बर्बाद कर देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज़ उसकी ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग बन गई है। वो तुम्हारा दिमाग करवा ही लेगा तुमसे, ठीक है? तो कुछ भी खत्म करो, शिद्दत से खत्म करो, क्योंकि हमारे हिसाब से हर चीज़ जो होती है वो जितना आप शिद्दत से लेते हैं
सो मंथ नंबर 1 में आपको क्या करना है कि कोर टॉपिक से स्टार्ट, सबसे पहले आपके कोर टॉपिक से स्टार्ट होगा कि नहीं, पढ़ लिए, अच्छे से कर लिए। फिर एमसीक्यू साथ-साथ पढ़ो, एमसीक्यूज़ भी लगाते रहो साथ-साथ। नोट्स मिनिमम बनाओ लेकिन शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि कन्फ्यूज़ तभी होंगे जब आपका कंटेंट क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा, ये याद रखना। एज़ अ बिगिनर हो अगर आप, तो डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो और यू विल नो व्हाट वी हैव स्ट्रेंथ। तब आप अपनी देखो सबसे पहले मैं अगर बिगिनर कोई है, तो मैं उससे यही कहूँगा कि पहले आप अपनी स्ट्रेंथ जानो, कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये हमको पहले से आता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई चैप्टर आता नहीं होगा, जो चैप्टर आता है उसपे थोड़ा और महारथी बनो, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करो, है ना? उसको जब आप इम्प्रूव कर लोगे और एक अपनी डायरी बनाओ कि ये चैप्टर हमको आता है, इससे मैं कोई हमसे कुछ भी पूछ ले मैं कर दूँगा और उसके क्वेश्चंस लगा लो लगभग जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है? फिर इतने क्वेश्चन तो आपको लगाने हैं। मंथ 2 में देखो कंट्रोल फॉर्म में आ जाएँगे मंथ 2 में क्योंकि कोर आपका कंप्लीट हो चुका होगा। मीडियम टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है? वीकली टेस्ट आपने देना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है? गोल क्या रहेगा? सिर्फ पेपर का फ़ियर कम करना। यहाँ से आप पेपर का फ़ियर कम करना स्टार्ट कर देंगे। मंथ नंबर 3 देखें, एग्ज़ाम मोड। अब जब आपका मंथ 3 आ जाएगा तो वहाँ से आपका एग्ज़ाम मोड स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है? फुल मॉक टेस्ट लगाना है। टाइम प्रेशर तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम प्रेशर रहता है, कैसे क्या करना है, तो वो आप धीरे-धीरे जानते जाएँगे। एरर नोटबुक इट इज़ वेरी कंपल्सरी बिकॉज़ एरर नोटबुक ही आपको बताएगी कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं और उससे कितना आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया योर इम्प्रूवमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोस्ट मास्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है? गोल क्या रहेगा? मॉक टेस्ट स्टेबल करना, जो मार्क है वो इनको स्टेबल करना, ठीक है? यही गोल रहेगा। मंथ 4 की मैं बात करूँ तो सिलेक्शन मोड आ जाएगा भाई, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करना स्टार्ट होगा। वीक टॉपिक को आइसोलेट करो और उन पर काम मंथ 4 में आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये सब करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि सब कुछ तो आप कंसिस्टेंसी से ही पा सकते हैं। तो हाउ टू डू लॉन्ग टर्मल कंसिस्टेंसी? लॉन्ग टर्मल आपको लॉन्ग टर्मल कंसिस्टेंसी के लिए आप DWAR फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरी और मैजिकल डायरी आपकी तरह काम करेगी और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप कंसिस्टेंसी को किसी भी तरीके से अच्छा नहीं बना सकते, सिर्फ़ यही तरीका है, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आज नहीं आप फॉलो किए ना तो आपको एग्ज़ाम के बाद ये रिग्रेट होगा कि यार बता तो रहे थे लेकिन मैंने किया नहीं। सो DWR आपके मैंने यहाँ पे भी लगा दी लेकिन ये जो आप DWR देख रहे हैं ना, ये DWR है। एक्चुअल में शायद ऐसे दिखे ना सही है आपको। तो ये जो DWR डायरी है ना, ये मैंने फ़ॉलो की इवन मैं कॉलेज में भी इसको फ़ॉलो करता हूँ क्योंकि ये बहुत मैजिकल डायरी है। ये आपको बताती है कि आप किस ट्रैक पर हैं, बिकॉज़ जानता हूँ। तो ये डायरी आपको बताएगी कि आप दिन भर क्या करते हैं। इसमें 4 कॉलम होते हैं। उसमें पहले में व्हाट आई डिड यानी कि मैंने आज क्या किया वो लिखना होता है, रात को ये सब करना होता है, शिद्दत से इस पे टाइम देना होता है। व्हाट आई विल मैं कल क्या करूँगा, कल का भी प्लान लिखना होता है इसमें। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कल फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन्स लगाऊँगा। मैं एनएपी और एनएपी के मैं 10 क्वेश्चन्स, इंग्लिश ग्रामर के मैं 10 क्वेश्चन्स लगाऊँगा। मैं इतने बजे उठूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये डाइट लूँगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। अचीवमेंट कि यार मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर इम्प्रूव होंगे। रिग्रेट कि यार मैंने आज नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि बिकॉज़ मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। मैंने रील स्क्रॉल किया, है ना? मैंने इससे बात की, मैंने उससे तो बहुत लोग तो मतलब रिग्रेट आपको तभी होगा जब आपने कुछ नहीं किया होगा और रिग्रेट को आपको देखना है। वो उसको आपको आराम से करना है। देखो ये जो DWR डायरी है इसको आप शिद्दत से फ़ॉलो करेंगे तब जाके आप कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर पाएँगे, वरना कंसिस्टेंसी आपको इम्प्रूव नहीं इस कंसिस्टेंसी को आप इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। आपका बेस्ट रूटीन क्या है होने वाला है देखो, मैं ये मानता हूँ कि आपका बेस्ट रूटीन सिर्फ़ 2 बातों पे निर्भर करता है, कि डायरेक्टली में कि आपको क्या करना है। अगर आप ये जान जाते हैं कि हमको क्या करना है ये तुमको कौन बताएगा? DWAR कौन बताएगा? DWAR। अच्छा क्या पाना मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। डे ड्रीमिंग करने लगते हैं तो स्टॉप टू डे ड्रीमिंग्स। है ना? स्टॉप टू डे ड्रीमिंग्स, ठीक है? बिकॉज़ डेली सीट पेपर अप्लाइंग जब आप डेली सीट पेपर यानी सीट पेपर का मतलब कि DWR फॉलो करेंगे, तब जाके आपकी कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है? आगे मैं बात करूँ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डोंट डू दिस मिस्टेक्स देखो कुछ मिस्टेक्स हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान अभी नहीं करना भी नहीं है क्योंकि 4 महीने ही आपके पास सेफ हैं और इन 4 महीनों में आपको खूब दबा के मेहनत करनी है और जितना ज़्यादा हो सके उतना रगड़ के मेहनत करना है बिकॉज़ यही महीने आपको डिफाइन करेंगे आप रैंक लेंगे या फिर फॉर्म भरने वालों की लाइन में लगेंगे, ठीक है? आगे मैं बात करूँ लो स्लीप साइकिल अच्छा लो स्लीप साइकिल का मतलब ये कि एटलीस्ट आपको 6 से 7 आवर तो सोना ही है बिकॉज़ आपकी स्लीप बहुत ज़रूरी है। हमारे हिसाब से एक कहावत है जो जागता है वो खोता है, जो सोता है वही पाता है।
ठीक है। ब्रेक कंसिस्टेंसी, अब जब अगर आपकी देखो ये सब चीज़ें आप करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो क्या होगी, धीरे-धीरे ब्रेक होने लगेगी। उसका एक ही मेन रीज़न होगा कि आपने डीडब्ल्यूआर को फॉलो नहीं किया। उसका एक ही मेन रीज़न होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका फोकस नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जस्ट डीडब्ल्यूएआर उसको फॉलो करो, ठीक है। फिर रैंडम वाईटी वीडियो स्ट्रैटेजी, यानी कहीं भी वीडियो क्लिक किया, ना तो उनको सिलेबस पता है, ना तो ये पता है कि इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में ऐसे गो थ्रू होते हैं। सीधा रैंडम वीडियो स्टार्ट कर दी, ठीक है। डू दीज़ थिंग्स। अब ये सारी चीज़ें आपको करना है। सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि योर परफॉर्मेंस इज़ इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्ट योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन अदर। इन्वेस्ट योरसेल्फ का मतलब ये है कि एसईडी, एसईडी का मतलब ये है कि सैड वही रहेगा जो एसईडी नहीं करेगा। एसईडी का मतलब ये होता है, एस का मतलब होता है प्रॉपर स्लीप, कितने घंटे? 6 से 7 आवर घंटे। ई का मतलब होता है प्रॉपर एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेचिंग वगैरह। हमारे हिसाब से स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और डी का मतलब होता है व्हाट इट डू, आपकी डिट, आपकी डाइट है ना। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या खाते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, आपको सीड्स अपनी ज़िंदगी में मंगा लेना चाहिए। तो सीड्स, जैसे कि ये मैं सीड्स लेता हूँ, तो मतलब हर प्रकार के सीड्स हैं, लाइक मैंने सनफ्लावर सीड्स दिखाए आपको, ये सन फ्लैक्स सीड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इससे आपका ब्रेन का जो न्यूरल कनेक्शन होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। तो इतना मतलब अपने आप में इन्वेस्ट करना है, तब जाके आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपनी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि जितनी सारी मतलब एसिडी आपको सब कुछ मान लें, ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी एसिडी है, ठीक है। इन्वेस्ट इन अदर, जितना ज़्यादा आप अदर में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक चैटिंग, गेमिंग, रील्स एडिक्शन या रिलेशनशिप एडिक्शंस, है ना। बहुत लोग तो इमोशनल सपोर्ट ढूँढने लगते हैं, लाइक जीएफ, बीएफ्स। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। नॉट सक्सेसफुल, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल देन सोसाइटी यू विल नॉट गिव द वैल्यू, है ना। सो अपने आप में इन्वेस्ट करना, बिकॉज़ एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। वंस यू अंडरस्टैंड यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट। प्राइमरी एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक्सपेक्ट हो जाएँगी। बीएफ, सीएफ, ये सब इट इज़ वेरी टेम्परेरी थिंग्स, नॉट अ परमानेंट्स। सो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, अपने आप में इन्वेस्ट करना, तब जाके आप तैयारी को बूस्ट कर पाएँगे। योर अचीवमेंट, अब देखो, आप अचीवमेंट तभी पा सकते हैं जब आपने सैक्रिफाइस किया होगा और डिवाइसेस को अलग किया होगा। डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि आपने, जैसे बहुत सारी आपके पास डिवाइसेस हैं, लाइक आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है। अगर मोबाइल भी है तो थोड़ा डिवाइसेस पे काम करो, लाइक डीएक्टिवेट सोशल मीडिया, लाइक इट कैन बी इंस्टाग्राम, इट कैन बी फेसबुक, इट कैन बी व्हाट्सअप। सो ये सारी चीज़ें आपको डिलीट करना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि ये तैयारी, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी, क्योंकि मैंने आज तक अभी भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी नहीं बनाई, इसीलिए मैं आपको शेयर भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ हमको पता है इंस्टाग्राम पे क्या ही मतलब मिलेगा हमको, है ना? और व्हाट्सएप मैं बहुत कम यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज़ आई थिंक दैट इट इज़ बुलशिट प्लेटफ़ॉर्म फॉर मी। सो चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज दो, अपने आप को पुश करो। चैलेंज ये दो कि जितने भी डे हैं उनको 2 से डिवाइड करो और उतने पेन आपको फिनिश करने हैं। इट इज़ चैलेंज फॉर यू। ये चैलेंज आपको लेना है, बिकॉज़ चैलेंज ही आपको बताएगा कि क्योंकि किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज लो तो उसको अच्छे से इम्प्रूव करो, बिकॉज़ चैलेंज से ही आप अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, ठीक है? सो अगर आपको ये रिसर्च सिस्टम पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो रेडी फॉर द 110। तो शेयर करो अपने स्टडी ग्रुप में और सब्सक्राइब करो फॉर वीकली प्लानर के लिए और ट्रैकर पीडीएफ के लिए। मैं जल्दी आपके लिए पीडीएफ देने वाला हूँ। सो आपकी सक्सेस सिस्टम से रेडी है। सो बस डिसिप्लिन और एक्सक्यूजन से स्मार्ट स्टडी चाहिए, तो वो मैंने आपको दी। गुड लक यूपीएससी 2026।